हिंदी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी। रिक्शे के ऐन सामने से जो आदमी बल खाते हुए एक तरफ हटा, उसे देखकर मैं और अपर्णा हंसे बिना नहीं रह सके। उसके एक हाथ में रस्सी से बंधी हुई बियर की एक खाली बोतल लटक रही थी, जिसमें सफेदी के कुछ निशान नजर आ रहे थे। संभवतः उसमें दूध भरा जाता होगा। दूसरी बाजू में एक छाता लटक रहा था, जिसमें कुछ सफेद थेगलियां नजर आ रही थी। हाथ में बुझी लालटेन और सिर पर लाल गमछा उसे एक चलती फिरती नायाब पेंटिंग का नमूना करार दे रहे थे। उसे पहली दृष्टि में विचित्र मानने की सारी अलामतें मौजूद थी। शायद इसलिए कि रिक्शा चालक भी अपनी टिप्पणी जड़े बिना बाज नहीं आया। बड़े मियाँ का हुलिया तो देखो, जैसे फिल्म में हो। नगर के बाहर दूर की एक बस्ती में रहने के कारण प्राय शहर जाना आना होता रहता है, तो पैदल भी निकल जाता हूँ, पर अपर्णा या बच्चों के साथ रिक्शा लेना ही पड़ता है। रिक्शे वाली उस घटना के 3-4 दिन के बाद मैं एक शाम शहर से लौट रहा था, तो वही आदमी कमोबेश उसी हुलिये में फिर सामने दिखाई पड़ गया। उसे देखकर मेरे भीतर कौतूहल उमड़ा कि यह शख्स इधर कहाँ आता जाता है। अपने ढंग ढर्रे से भले ही विचित्र दिख पड़ता हो, पर भीख मंगा भी नहीं लगता। अनाज या आटा मांगने के लिए कोई बर्तन या झोली दिख जाती है तो उसे भिखारी समझा जा सकता था। छाता, बोतल, लालटेन इस बात की गारंटी थी कि उसके पास सिर छुपाने का कोई ठिकाना भी जरूर है। जब वह ऐन मेरे सामने आ गया तो मैंने दिलचस्पी से उसकी वेशभूषा देखी। उसके आंखें मिलाने की कोशिश की तो वह थमकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों पर पीतल की गोल कमानी का चश्मा ढीला पकड़ कर नाक के बांस पर नीचे की तरफ सरकाया था। चेहरे और पूरे देह में इस रुग्णता प्रत्यक्ष थी कि उसका चलना घसीटने जैसा लगता था। उसे अपने ठीक सामने या इरादतन ठहरा देखकर मेरे शरीर में झुमरी सी दौड़ गई। भले ही वह कितना ही मरियल सही, पर दिखता तो खौफनाक ही था। हालांकि वह पूरी तरह दयनीय और अशक्त था, पर रहस्यमय भी तो कम नहीं था। सहसा वह भिन भिनाकर बोला, मैंने तुमको पहले भी कई बार इधर से आते जाते देखा है। तुम यहाँ कहाँ रहते हो? इस ज्यादा घनिष्ठ संवाद को सुनकर मैं और भी ज्यादा घबरा उठा। कितनी तसल्ली से उसने मेरे बारे में उत्सुकता दिखाई थी, गोया बरसों बरसों का परिचित हो। मेरी आंखों में उभरती परेशानी को अनदेखा करते हुए घसे हुए कल्लों में हरकत हुई और बुझी हुई आंखों में हंसी भाव उमड़ा। हंसने या मुस्कुराने की कोशिश में कोई कितना विकृत और भयावह दिख सकता है, इसकी वह शख्स एक जीवंत मिसाल था। मुझे परेशान और हैरान देखकर उसने मुंह खोला तो मेरे जबड़े में 3-4 उबड़ खाबड़ दांत नजर आए। वह पिनपिनाते हुए कहने लगा, नहीं पहचाना ना? अरे बेटा, तू अविनाश ही तो है, अमीन साहब का छोटा भाई। 8वीं क्लास की याद नहीं? नेचर स्टडी प्लांट पर तुम्हारी कक्षा को कौन ले जाता था? अरे मैं पीटी साहब शुक्ला हूं। हे भगवान, सहसा मेरा सिर घूम गया। 8वीं क्लास के पीटी साहब को तो स्कूल में एक तरह के लाइजन अफसर थे। कॉलेज के फील्ड में फुटबॉल या हॉकी होती थी तो वह दोनों टीमों के बीच सीटी बजाकर मैच शुरू कराते थे। वह भी दिन क्या दिन थे, जब वह खाकी हाफ पैंट और 2
जेबों वाली शर्ट पहनकर हर दिशा में दौड़ते भागते नजर आते थे। हम लोग समझते थे कि घुटनों में जरा नीचे तक गैलिस बंधे खाकी मोजे और चमचमाते काले बूट उनके पैरों से कभी उतरते ही नहीं होंगे। पीटी साहब को हम विद्यार्थी कभी हार्ड मास का आदमी समझते ही कब थे। वहीं क्या पूरी अध्यापक बिरादरी हमारे लेखे आदमी से अलग किसी विचित्र श्रेणी में ही थी। वह लोग भी बाल बच्चों वाले परिवारी जीव हैं। उनके तने हुए रुक्ष चेहरे भी कभी मुस्कान में खिल उठते होंगे, यह हम बच्चों की समझ से बाहर की बात थी। हम कल्पना करते थे वह जैसे हमें दिख रहे पढ़ते हैं उसी रूप में जन्मे होंगे। अध्यापक की निरपेक्षता और निर्ममता का यही सनातन स्वरूप हमारे सामने था और पीटी साहब तो हमें सर्वाधिक क्रूर और अमानवीय लगते थे। हम बहुत बार हनुमान जी के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे कि पीटी साहब ऐसे बीमार पड़े कि फिर कभी चारपाई से उठें। हमारी इस आर्त विनती के पीछे कुछ ठोस कारण हुआ करते थे। वह नेचर स्टडी प्लांट पर ले जाकर जब ड्रिल कराते थे तो पांव जरा इधर उधर होते ही टखनों या पिंडलियों पर रूल खींचकर दे मारते थे। किसी का हाथ जरा सा गलत या शिथिल हुआ कि मुंह पर वह झनाटेदार थप्पड़ पड़ता कि सृष्टि का पूरा क्रम ही उल्टा पुल्टा नजर आता था। खेल कूद में मैं शुरू से ही बिदकता था, पर पीटी साहब अपने हर विद्यार्थी को एथलीट बनाने पर उतारू थे। हमारी संस्था के हेडमास्टर साहब पीटी साहब पर इतना अधिक निर्भर करते थे कि उन्हें एक दिन के लिए भी छुट्टी पर नहीं जाने देना चाहते थे। स्कूली दिनों में गंजे हेडमास्टर से लेकर लंबे तगड़े पीटी साहब तक सभी कसाई मालूम पड़ते थे। मैं 8वीं कक्षा पास करके 9वीं में पहुंचा तो मैंने 5 पैसे के बताशे इस खुशी में बांटे थे कि पीटी साहब से सदा को पिंड छूट गया। इसी बीच एक दिन यह अफवाह फैल गई कि पीटी साहब की घरवाली किसी के साथ भाग गई है। घरवाली का भाग जाना क्या होता है और जिसकी घरवाली भाग जाती है उस पर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये सब बातें हमारे एलेजेब्रा के सवालों से भी अधिक दुरूह और गोरख धंधा भी थी। हाँ, एक बात पर और भी ज्यादा अचंभा होता था कि किसी की पत्नी भागती ही क्यों थी। क्या वह धीरे धीरे आराम से चलकर नहीं जा सकती थी? हम यह देखने को बहुत उत्सुक के थे कि घरवाली के भाग जाने से पीटीआई साहब की क्या दुर्दशा होगी। पर पीटी साहब तो अपनी पुरानी ठसक के साथ स्कूल आए। चेहरा हस्बे मालूम सख्त और खूब चढ़ा हुआ था। पीटी साहब को यथावत देखकर हमें गहरी निराशा हुई और हमने मान लिया कि किसी की घरवाली का भाग जाना कोई विशेष महत्व की बात नहीं होती। आज इतने वर्षों के अंतराल पर उन्हीं पीटी साहब को इस बदतर हालत में देखकर सहसा मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। बरबस मैं उनके पांव छूने के लिए झुक गया। डगमगाते हुए पीटी साहब ने अपनी सूखी डाली जैसी बाहों से मुझे घेर लिया। उनकी कटोरों में धसी आंखों की पहचान पर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। इतनी निर्बल, थकी और निष्प्रभ आंखें और उसमें समय की दूरी को पार करके किसी को तुरंत पहचान लेने की अचूक शक्ति कम चंकित करने वाली नहीं थी। मैं यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई। व्रत जैसे कठोर और इस्पात जैसे मजबूत पीटी साहब की देह इस दशा को कैसे जा पहुंची।
मेरी आंखों में तस्वीर रची बसी थी। उसमें पीटी साहब का पूरा व्यक्तित्व ही दबंग और आतंकपूर्ण था। सामने खड़ा जीर्ण शीर्ण बूढ़ा तो उससे रत्ती भर भी मेल नहीं खा रहा था। उन्होंने मेरे बारे में जानने की उत्सुकता दिखलाई तो मैंने उन्हें बतला दिया कि मैं पिछले 4 दशकों में इसी नगर में हूं और मुख्य नगर के बाहर एक सरकारी बस्ती में रहने को मकान मिल गया है। ठीक है, तुम अपना पता मुझे दो। मेरे छोटे भाई ने उसी तरफ जमीन का एक छोटा टुकड़ा लेकर मकान बनाना शुरू कर दिया है। उसे तो नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, मैं ही सारे दिन वहां रहता हूं। कई बार रात को भी वहीं ठहरना पड़ जाता है। रात को चोर चकार लोहा लक्कड़ सीमेंट की चोरी कर ले जाते हैं। मैं डीएन स्कूल से रिटायर होने के बाद से छोटे भाई के पास ही रह रहा हूं। पहले से पता होता कि तुम भी यहीं रहते हो तो तुम्हारे घर जरूर आता। पीटी साहब ने अपनी बोतल और छाता जमीन पर टिकाकर कुर्ते की जेब से एक मुड़ी मुड़ी डायरी निकाली और उसमें मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने जेब से कलम निकालकर डायरी पर अपना पता लिख दिया और उन्हें मौखिक रूप से भी घर तक पहुंचने का रास्ता बतला दिया। उन्होंने डायरी अपनी आंखों को बिल्कुल नजदीक ले जाकर देर तक मेरा लिखा पता पढ़ा और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, जीते रहो। उसके जाने के बाद मैं कई क्षणों तक उस दिशा में आंखें उठाए देखता रहा। वह अपनी डगमगाती लटपटाती चाल से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कोई 8-10 दिन के बाद मैं जब बाजार की तरफ जा रहा था तो पीटी साहब भी मुझे शहर की दिशा में जाते दिखलाई पड़े। वह रात भर अपने भाई के बनने वाले मकान की चौकीदारी करके शायद अब उसके घर जा रहे थे। मैं उनके नजदीक पहुंचकर बोला, चलिए आज कुछ दूर मैं भी आपके साथ चलता हूं। कह तो दिया कि मैं आपके साथ चलता हूं, मगर उनके साथ चलना आसान नहीं था। वह चलते कहाँ थे, बस एक तरह से घिसटते थे। उनके गले में घरघराहट की आवाज निकली थी, जैसे कंठ में बलगम फंस रहा हो। उन्होंने अपने कंधों का सामान बदला और दम लेने के लिए बीच रास्ते में ठहर गए। थोड़ी देर तक हाँफते रहे और फिर टूटते स्वर में बोले, बेटा अविनाश, क्या अंधेर गर्दी है। ऐसा जमाना कभी सुना ही नहीं था। मुझे पूरे 9 वर्ष रिटायर हुए हो गए, अभी तक प्रोविडेंट फंड का रुपया मुझे नहीं मिला। शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते पांव के तुलवे घिस गए। फंड मिल जाता तो उसे छोटे भाई के मकान में लगा देता। उसका परिवार बड़ा है, लड़की शादी के लिए तैयार बैठी है। उस बेचारी की तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं है। अब हालात ये हैं कि न उसका मकान पूरा बन पा रहा है, न बेटी के हाथ पीले होने की कोई जुगत बन पा रही है। दफ्तरों की धांधली आज कौन नहीं जानता। कोई छोटे से छोटा काम भी पैसे या मोटी सिफारिश से ही बन जाए तो बन जाए, बाकी तो कहीं सिर मारते रहो कुछ नहीं होता। यूं अब प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की पेंशन का प्रावधान भी हो गया है, मगर उतने पुराने अवकाश प्राप्त अध्यापक के कागज मिलना, उनकी औपचारिकताओं का पूरा हो सकना शिवजी के धनुष भंग से कम नहीं है। फिर भी मैंने कहा, क्यों, आप तो पेंशन के अधिकारी भी हैं, उसके लिए कोशिश क्यों नहीं करते। वह मेरी मूर्खता पर कड़वा हंसी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, राम का नाम लो। जब सारी जिंदगी तनख्वाह है, इससे कटवाए पैसे की कोई सुनगुन नहीं है तो पेंशन की क्या बात है। मैं उनकी कष्ट और
विद्रूप में डूबी हंसी को ताव नहीं ला सका। थोड़ी दूर चलने के बाद वो फिर सांस लेने के लिए रुक गए। थोड़ा सहज होने पर बोले, पेंशन का नियम बाद में आया। पहले कायदा यह था कि जितना पैसा अध्यापक की तनख्वाह से कटता था उतना ही पैसा सरकार और प्रबंधक कमेटी देती थी। अब तक सरकार वाला पैसा शायद ही किसी को मिला है। उसे तो तुम गुल्लर का फूल समझो जिसे किसी ने नहीं देखा। अपनी बात कहते कहते वह हाँफने लगे। फिर अत्यंत दीन भाव से बोले, अब तो बरसों से एक ही इंतजार है, देखो किस दिन आंखें मूंदती हैं। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, हे दीनानाथ, बस अपने पास बुला लो। अब यहां की सांसत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। मैं उनके अंतर्नाद से हिल उठा। अब मैं इस बात से भी अपरिचित और अनजान नहीं रह गया था कि पत्नी के भाग जाने की गलानी और अपयश से आदमी कितना टूट बिखर जाता है। लेकिन मैंने पीटी साहब को उतनी बड़ी अवमानना और अपमान को बर्दाश्त करते हुए कभी इतना पराजित और क्लांत नहीं देखा था जितना कि आज अकेली जान होने पर भी बोझ ढोते हुए बूढ़े बेल की तरह सलत और अनाथ महसूस किया। छोटे भाई के परिवार से उसका कितना ख्याल रखा जाता होगा, यह उनके दीनता भरे अस्तित्व में प्रकट हो रहा था। पिछले 9 वर्षों से उन्हें अपने हाथ खर्च के लिए एक पैसा नहीं मिल रहा था। उल्टे छोटे भाई के परिवार पर वह अवांछित बोझ बने हुए थे। जब भी वह इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के दफ्तर में जाते तो बाबू लोग उसे निष्ठुर परिहास करते। मास्टर साहब, क्यों फिक्र करते हो? आपका रुपया तो सरकारी खजाने में दूध पी 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 कर मुठिया रहा है। हमारी सरकार अध्यापकों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित पुरस्कृत का गौरवान्वित होती है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साथ उनकी तस्वीरें बड़े बड़े अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की जाती है। शायद पीटी साहब को भी इस राष्ट्रीय सम्मान का पता होगा ही। वहीं पीटी साहब जब 3 जिले पार करके स्कूलों के उच्च अधिकारियों के सामने अदने प्रोविडेंट फंड के लिए गिड़गिड़ाते होंगे तो हमारे राष्ट्र निर्माता की औकात का कैसे भव्य दृश्य उपस्थित होता होगा। उनके साथ लुढ़कते पुढ़कते मैं भी एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो नगर का सर्वाधिक उपेक्षित और गलीज हिस्सा था। एक गंदे नाले के किनारे टूटे फूटे मकान खड़े थे। बाहर उधड़ी सड़क पर गंदे पानी के चह बच्चे दूर तक चले गए थे, जिनमें सुअर थूथन लटकाए घुर घुर कर रहे थे। पीटी साहब चलते चलते एक संडे गले दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने दहलीज पर लटकती लोहे की साकल खड़खड़ाई तो एक युवती जिसकी उम्र ठीक ठाक अनुमान लगना कठिन था आई। पीटी साहब ने दूध की बोतल और छाता उनको सौंप दिया। कुछ मिनट बाद वहीं लड़की भीतर से एक जिलंगी चारपाई निकालकर बाहर ले आई और नाले की मुंडेर पर लगाकर उसे बिछा दिया। थके हारे पीटीआई साहब उस पर ढेर हो गए। मैं भी उनके पायताने ठीक गया और नाले से उठते भभके और भिन भिनाते मच्छरों के उत्पात झेलने लगा। मुझे निश्चय हो गया कि उस थकान के अंदर पीटी साहब के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वह जितनी देर भी यहाँ रहते होंगे बाहर ही पड़े रहते होंगे। हम दोनों देर तक बैठे रहे। जब मैं उनसे आज्ञा लेकर उठने की सोच रहा था तभी कुपोषण की मारी की वह लड़की 2 प्याले चाय लेकर आ गई।
मंगल बाजार से खरीदे गए वे प्याले अपनी कहानी खुद कह रहे थे। मैंने उसके हाथ से प्याला लेकर मास्टर साहब की ओर बढ़ा दिया और दूसरा प्याला स्वयं लेकर बैठ गया। मास्टर साहब प्याले में फूंक मार मार कर चाय पीने लगे। मैंने 2-3 घूंट ही चाय खत्म करके प्याला चारपाई के नीचे रख दिया। मैं उठते हुए बोला, अच्छा अब चलता हूं, फिर कभी दर्शन करूंगा। उन्होंने रिरियाते स्वर में कहा, जा रहे हो? तुम्हारे लिए तो यह जगह दूर पड़ेगी, मैं ही किसी दिन तुम्हारे घर आऊंगा। नगर पार करके जब मैं उस जगह पहुंचा जहां कुछ दिनों पहले पीटी साहब मेरे रिक्शे के सामने से बिदक कर हटे थे, तो मेरा मन सहसा उदास हो गया। उस दिन मैं और अपर्णा अनजाने में उन पर कितना हंसे थे। अगर आज मैं अपर्णा से जाकर कहूं कि रोज रिक्शे के सामने आने वाला आदमी कभी मेरा अध्यापक रहा था, तो वह शायद ही विश्वास कर पाएगी। उनके बीमार पीले चेहरे और धसी हुई आंखों का ख्याल करके मेरे पांव पत्थर जैसे भारी हो उठे। मुझे यह सोचकर अफसोस हुआ कि स्कूली दिनों में मैंने उनके लिए असाध्य बीमारी की कामना की थी। बहुत दिनों पहले जिस लंब तड़ंग पीटी साहब को देखकर मैं आतंकित हो उठता था, उनकी मौजूदा स्थिति और आकृति का ध्यान आते ही सड़क पर जलने वाली बस्तियों का प्रकाश एकाएक निष्प्रभ और भूता दिखाई पड़ने लगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।